गुड मॉर्निंग। मनोविज्ञान की विकास की अवस्थाएं, अभिवृद्धि एवं विकास, भाग 2 की कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। आज का अध्ययन हमारा विशेषकर फोकस रहेगा विकास की अवस्थाओं पे। तो जितनी भी विकास की अवस्थाएं वो 3 अवस्थाएं पूरी पढ़ेंगे आज। टॉपिक थोड़ा सा लंबा है इसलिए धैर्य बनाए रखें। हमने पढ़ा था कि विकास अवस्थाओं द्वारा अग्रसर होता है, अर्थात विकास है उसके अध्ययन के लिए कहीं न कहीं इन विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया गया है। और विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण है वो जोन्स का सबसे बेहतर माना गया है। और जोन्स के वर्गीकरण में 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई गई थी: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। बाल मनोविज्ञान में 3 ही अवस्थाएं आती है, जिसमें सबसे पहली तो है शैशवावस्था। शैशवावस्था के बाद दूसरी आती है बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था के बाद तीसरी आती है किशोरावस्था। अर्थात 3 अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करना है, वो है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। एक एक अवस्था से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला आता है शैशवावस्था। देखिए क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं, बिना से सिर पैर वाले प्रश्न ना पूछें। ऐसे ही प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आजकल नेट पर इतने सारे प्रश्नों की वैरायटी आ गई है, जितने कपड़े होते हैं कहीं से भी कोई भी प्रश्न बना देता है। एक चीज़ समझ लीजिए कि प्रश्न बनता कैसे हैं, और उस प्रश्न का कोई न कोई आयाम होना चाहिए। आप मर्जी से कोई एक प्रश्न बना दें और फिर आप सोचें कि इस पर विचारोत्तेजक प्रश्न बना दिया है, तो ऐसे प्रश्नों का निर्माण ना करें। नेट पे जो प्रश्न आते हैं बिल्कुल काम के तो होते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर है वो विवादास्पद है, तो इनको भी थोड़ा ध्यान रखें। शैशवावस्था कब से कब मानी गई है? सबसे पहला है शैशवावस्था होती है जन्म से, 0 से नहीं होती है ना, जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था है, उसी को शैशवावस्था माना गया है। और शैशवावस्था के बारे में सबसे पहला कथन यही है कि सभी अवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। जितनी भी अवस्था है, सभी अवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी मानी गई है? शैशवावस्था मानी गई है। और आपने एक विकास का सिद्धांत पढ़ा होगा, परवर्ती विकास है वो प्रारंभिक विकास की तुलना में थोड़ा कम महत्व रखता है, यानी कि प्रारंभिक विकास सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। इसीलिए सभी अवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था इसलिए इसको माना गया है कि विकास का एक सिद्धांत भी कहता है कि प्रारंभिक विकास है वह परवर्ती विकास की तुलना में, प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास की तुलना में महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण कौन सा होता है? प्रारंभिक विकास होता है। अब इनके अनुसार कुछ कोटेशन है, उन कोटेशन को आपको याद रखना है। फ्रायड ने तो सभी अवस्थाओं में कुछ न कुछ कहा है। फ्रायड का सबसे पहला कथन था, मनुष्य को जो भी बनना होता है, मनुष्य को जो भी बनना होता है, मैं आधे कथन लिख रहा हूँ, जो भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4 या 5 वर्षों में ही बन जाता है। प्रारंभ के 4-5 वर्ष में ही बन जाता है। अर्थात इसका तात्पर्य क्या है कि शैशवावस्था है वह सभी अवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है इसी फ्रायड के अनुसार। तो मनुष्य को जो भी बनना होता है वो 4 या 5 वर्ष में ही बन जाता है। अर्थात ये कथन है वह शैशवावस्था से संबंधित है। और किसके द्वारा दिया गया था? फ्रायड के द्वारा। और फ्रायड ने कहा था कि इस अवस्था में काम प्रवृत्ति की अधिकता होती है। काम प्रवृत्ति की अधिकता 2 अवस्थाओं में होती है, लेकिन वो भी चर्चा करेंगे। फ्रायड के अनुसार 2 कथन याद रखने हैं, 4-5 वर्ष वाला कथन और काम प्रवृत्ति की अधिकता इसी के कारण होती है। दूसरा कथन है स्ट्रेंग का। ये स्ट्रेंगर है पूरा, लेकिन स्ट्रेंग लिख रहे हैं। स्ट्रेंग ने कहा था जीवन के प्रथम 2 वर्षों में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जीवन के प्रथम 2 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भविष्य की, बालक अपने भविष्य की आधारशिला या भविष्य की आधारशिला रखता है, भविष्य की आधारशिला रखता है। अर्थात पूत के पाँव पालने में ही नज़र आ जाते हैं, यही कहा था इसने।
और इसी के कथन के आधार पर शेषवावस्था को पहला नाम दिया गया है भावी जीवन की आधारशिला। इसे बोला गया है भावी जीवन की आधारशिला। तो देखो ये कोटेशन तो है, भावी जीवन की आधारशिला किसे कहा गया है, तो भावी जीवन की आधारशिला शेषवावस्था को कहा गया है। लेकिन किसकी परिभाषा के अनुसार या किसके कोटेशन के आधार पर, स्ट्रैंग के कोटेशन के आधार पर। अगला कोटेशन आता है एडलर का। एडलर मनोविश्लेषणवादी थे, इसको भी याद रखना है। एडलर ने क्या कहा था वो समझे। शेषवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निर्धारित होता है। शेषवावस्था के द्वारा जीवन का पूरा क्रम निर्धारित होता है, अर्थात शेषवावस्था में आप जो बन गए वही जीवन में बनेंगे, तो जीवन का पूरा क्रम निर्धारित होता है। यह परिभाषा किसने दी थी, एडलर ने दी थी। अब इस एडलर ने क्या कहा था वो समझे। इसी से जुड़ा हुआ एक कोटेशन है, कुछ माह बाद ही निश्चित किया जा सकता है, यानी कि शिशु के जन्म के कुछ माह बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है, जीवन में उसका क्या स्थान है। अर्थात जीवन का पूरा क्रम निर्धारण शेषवावस्था ही करती है, इसलिए पहले ही कुछ माह के बाद जीवन में उसका क्या स्थान है निश्चित किया जा सकता है। और ये परिभाषा दी थी एडलर ने। एक परिभाषा आती है वैलेंटाइन, ये परिभाषाएं तो नहीं है लेकिन शेषवावस्था के बारे में कुछ कथन है। वैलेंटाइन का कथन तो आपको याद ही होगा। इस अवस्था को कहा था सीखने का आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। भावी जीवन की आधारशिला शेषवावस्था, और सीखने का आदर्श काल कौन सा होता है, वह भी शेषवावस्था होता है, लेकिन किसके अनुसार, वैलेंटाइन के अनुसार। एक व्यक्ति आया गुड एनफ, गुड एनफ ने कहा, एनफ मतलब पर्याप्त, गुड मतलब अच्छा, ऐसा भी कह सकते हैं, अर्थात पर्याप्त। अर्थात एक शिशु का जितना भी मानसिक विकास होता है, जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा विकास, मस्तिष्क का आधा विकास है, वह प्रारंभ के 3 वर्ष में ही हो जाता है। अर्थात ये पूरा जीवन हो गया, 3 अवस्थाओं में बांट दिया, तो 50% विकास तो शेषवावस्था में हो जाएगा और बाकी 50% विकास है वह बाल्यावस्था और किशोरावस्था में होगा। तो ये गुड एनफ ने कहा था कि एक बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा है वो प्रारंभ के 3 वर्ष में ही हो जाता है। थॉर्नडाइक ने भी कहा कि चलो हमारी बात भी लिख दीजिए। तो थॉर्नडाइक का कोटेशन है शेषवावस्था के बारे में। उसने कहा था कि बालक कल्पना जगत में खोया रहता है, अर्थात इसमें बालक का संबंध कल्पना जगत से होता है, इसलिए इसने इस अवस्था को नाम दे दिया अर्ध स्वप्नों की अवस्था। तो थॉर्नडाइक के अनुसार शेषवावस्था कौन सी है, अर्ध स्वप्नों की अवस्था। और लास्ट में एक रूसो का कथन भी आपको याद रखना है। रूसो ने कहा था कि इस अवस्था में बालक है वह ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा प्राप्त करता है या ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखता है, और इसी में कहा था कि ज्ञानेंद्रिया है वह बालक की प्रारंभिक शिक्षक होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षक एक तो माता होती है, लेकिन रूसो के अनुसार प्रारंभिक शिक्षक कौन होती है, ज्ञानेंद्रिया होती है रूसो के अनुसार। बाकी सब तो कहते हैं कि प्रथम जो लेक्चरर होती है वह माँ ही होती है और माँ ही सब सिखा देती है। तो ये कुछ कोटेशन थे वो आपको याद रखने हैं। अब शेषवावस्था की विशेषताओं की बात करें। अभी विशेषता ही पढ़ रहे, फिर आयाम बाद में पढ़ेंगे। शेषवावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो शेषवावस्थाओं की विशेषताओं की बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इस अवस्था में बालक एक तो पराश्रित होता है, अपने आप कुछ नहीं कर सकता, तो पहला गुण है पराश्रित होता है। और यहाँ पे दोहराने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, दोहराने की प्रवृत्ति शेषवावस्था में बहुत ज़्यादा होती है। अर्थात बालक है वह रटने पर ध्यान देता है, आप उसको रटवाएंगे उतना जल्दी सीखेगा। अब रटने पर ध्यान देता है अर्थात ये किसके द्वारा सीखेगा, तो आप जो बोलेंगे वह सीखेगा। तो इस अवस्था में बालक है
वह अनुकरण द्वारा सीखता है। तो अनुकरण द्वारा सीखना शेषवावस्था का भी लक्षण है और बाल्यावस्था का भी है, लेकिन बाल्यावस्था में केवल 7 वर्ष तक रहता है, उसको क्लियर करते रहेंगे बाद में। तो पराश्रित बालक शेषवावस्था में होता है, दोहराने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, रटने पर ध्यान ज़्यादा देता है, अनुकरण द्वारा सीखता है और अनुकरण द्वारा सीखने में हमेशा तीव्रता होती है। तो यहाँ पे सीखने की गति तीव्र होती है, सीखने की गति तीव्र होती है, लेकिन मात्रात्मक रूप से ज़्यादा नहीं सीखता, सीखता बहुत तेज़ी से है। और यहाँ पे मानसिक योग्यताओं का इसका विकास प्रारंभ हो जाता है। मानसिक, देखो एक एक पॉइंट है वह आपको जोड़ना है। मानसिक योग्यताओं का विकास यह शेषवावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन मानसिक योग्यता केवल एक चिंतन तक सीमित रहती है, मूर्त चिंतन होता है, केवल मूर्त चिंतन कर पाता है। अर्थात इस मानसिक विकास में किसका अभाव होता है? अमूर्त चिंतन का अभाव पाया जाता है। इस अवस्था में अमूर्त चिंतन का अभाव पाया जाता है। मानसिक योग्यताओं का विकास किसके कारण होता है? तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति के कारण। इस बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, बाल्यावस्था में भी होती है, इसमें भी होती है। और इस जिज्ञासा के कारण इस बालक में रचनात्मकता का विकास प्रारंभ हो जाता है। यानी कि सृजनात्मकता की शुरुआत कहाँ से होती है? जन्मजात होती है, अर्थात शेषवावस्था से हो जाती है। अगले क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं आपको, इसी से संबंधित है। शेषवावस्था में बालक में आत्मगौरव की भावना होती है। आत्मगौरव का मतलब है थोड़ा सा स्वभाव है वो शर्मीला होता है। इस आत्मगौरव के अंदर इस बालक में नैतिकता का पूर्ण अभाव होता है। ये कोहल्सबर्ग का सिद्धांत पढ़ेंगे, पूर्ण डिलेमा आपने सुना होगा, एक डिलेमा आता है उसकी बात करेंगे। नैतिकता का पूर्ण अभाव होता है। इस नैतिकता के पूर्ण अभाव के कारण बालक में 3 गुण आ जाते हैं। देखिए एक पॉइंट से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट है, इसके कारण बालक है वह स्वार्थी हो जाता है। ये एनटीटी में पूछा है, इसलिए ध्यान रखें। स्वार्थी के साथ बालक आत्म केंद्रित होता है, ये जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है। आत्म केंद्रित क्या होता है? जीन पियाजे की थ्योरी में आप पढ़ चुके होंगे। इस अवस्था में बालक है वह असामाजिक होता है, असामाजिक होता है। तो 3 गुण हैं, स्वार्थी, आत्म केंद्रित, असामाजिक। इसी स्वार्थीपन के कारण बालक है वह अंतर्मुखी स्वभाव का हो जाता है। दोनों ही, आत्म केंद्रितता और स्वार्थीपन अंतर्मुखी स्वभाव लाते हैं, और अंतर्मुखी स्वभाव के कारण, आत्म केंद्रितता के कारण इन बालकों के जो व्यवहार होते हैं वह व्यवहार है वह मूल प्रवृत्ति पर आधारित होते हैं। जब तक उनकी मूल प्रवृत्ति शांत नहीं होती तब तक ये व्यवहार करेंगे, अर्थात संवेगात्मक अस्थिरता कम होती है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार है, इसका मतलब इन बालकों में क्या पाई जाएगी? संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाएगी। ये आपको याद रखना है। संवेगात्मक विकास इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन यौन संबंधी विकास की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट है। यौन संबंधी विकास तो कहा था कि शिशु में काम प्रवृत्ति ज़्यादा होती है या काम भावना ज़्यादा होती है शेषवावस्था में, सिगमंड फ्राइड के अनुसार। यौन संबंधी व्यवहार को 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले बालक की जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें आत्म प्रेम की अवस्था होती है, इसको ध्यान से समझना। प्रारंभिक अवस्था में आत्म प्रेम की अवस्था होती है, अर्थात अपने ही अंगों से प्यार करता है, और इसे फ्राइड ने क्या नाम दिया था? नार्सिसिज्म या नार्सिज्म, जो भी कहें आप, ठीक है। तो देखिए नार्सिसिज्म का विकास कौन सी अवस्था में होता है? शेषवावस्था में होता है, और यह गुण है वो किशोरावस्था तक भी चलता रहता है। इस आत्म प्रेम की अवस्था के बाद फिर उसका प्रेम होता है समलिंगीय प्रेम। इनको समझना, यही आत्म प्रेम है वह समलिंगीय प्रेम में बदल जाता है, अर्थात 2 वर्ष तक ये रहता है, 2 से 4 वर्ष तक, ये 2 वर्ष तक है, इसकी आयु है 2 से 4 वर्ष। समलिंगीय प्रेम का अर्थ क्या हुआ कि एक पुत्र है वह पिता से ज़्यादा लगाव रखता है, और एक पुत्री है वह अपनी माँ से ज़्यादा लगाव रखती है। लेकिन आजकल के बच्चे तो है वो पिता से तो प्रेम करते ही नहीं है, माँ से ही करते हैं शेषवावस्था में। फिर भी आपको ये याद रखना है
कि आत्म प्रेम की भावना, नार्सिसिज्म की भावना 2 वर्ष तक होती है। यही भावना है वो समलिंगीय भावना में बदल जाती है 2 से 4 वर्ष तक। और फिर आगे बात करें तो वह है 4 से 5 वर्ष। ये 4 से 5 वर्ष आपको याद रखना है। अगली स्लाइड में चले तो 4 पहला फिर समझ लें। सबसे पहले तो कौन सी अवस्था होती है? आत्म प्रेम की अवस्था। आत्म प्रेम की अवस्था पूछा गया है जन्म से 2 वर्ष तक होती है। यही आत्म प्रेम की भावना है वह समलिंगीय प्रेम में बदल जाती है। समलिंगीय प्रेम में 2 से 4 वर्ष होती है, यानी कि पिता का पुत्र, पुत्र पिता, माँ और बेटी, इस प्रकार से। और यही जाके विषम लिंगीय प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ विषम लिंगीय प्रेम का मतलब आपका वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ विषम लिंगीय प्रेम शुरू होता है 4 से 5 वर्ष। और यहाँ पे बोला गया है मनोग्रंथियों का विकास। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मनोग्रंथियों का विकास कौन सी अवस्था में होता है? शेषवावस्था में। लेकिन उम्र पूछी जाए तो 4 से 5 वर्ष। और ये मनोग्रंथियाँ कौन सी होती है? समलिंगीय था वो उल्टा हो गया। एक तो हो गया ओडिपस और दूसरी मनोग्रंथि कौन सी हो गई? इलेक्ट्रा हो गई। तो ओडिपस और इलेक्ट्रा मनोग्रंथियों का विकास है वह शेषवावस्था में होता है। तो ये शेषवावस्था से संबंधित कुछ गुण थे। गुण ही बड़े हैं अभी तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, जितने भी विकास है, विकास के आयाम अलग है, उनको पढ़ेंगे। तो शेषवावस्था से संबंधित इतने गुण थे। अब अगली बात करें तो बाल्यावस्था आती है। बाल्यावस्था की अवधि कितनी निर्धारित है? तो बाल्यावस्था की अवधि आपने सुनी होगी 5 या 6 वर्ष से लगाकर कितने वर्ष होती है? 12 वर्ष लगभग। ये लगभग का क्राइटेरिया है कि आपने 12वां बर्थडे बनाया रात को 12 बजे और 13वां साल लगते ही आप उछल पड़ो कि मैं किशोर हो गया। ऐसा नहीं होता, क्रमिक विकास होता है। बाल्यावस्था है उसको 2 भागों में बांट सकते हैं। ये 2 भाग कौन से वो समझ लें। एक तो है 5 से 6 वर्ष से लगाकर 9 वर्ष तक की आयु, 9 वर्ष। और दूसरा डिवीज़न कर सकते हैं 10 से 12 वर्ष, 10 से 12 वर्ष। ये दोनों ही वर्गीकरण इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि ये आयु है वह तो कहलाती है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है और यह कहलाती है पश्च या उत्तर बाल्यावस्था। पश्च या उत्तर बाल्यावस्था के नाम से जानी जाती है। मनोवैज्ञानिकों ने इन दोनों को ही कुछ नाम दिए हैं। पूर्व बाल्यावस्था को नाम दिया है इन्होंने संचय का काल, संचय का काल नाम दिया है। और पश्च बाल्यावस्था को नाम दिया है परिपाक काल, परिपाक काल। दोनों ही समझेंगे। पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष, पश्च बाल्यावस्था 10 से 12 वर्ष। इसी को बोला गया संचय काल और इसी को बोला गया है परिपाक काल। संचय का काल अर्थात वस्तुओं का संग्रहण करना, और वस्तुओं का संग्रहण करना किससे संबंधित है? सृजनात्मकता से। तो संचय का काल है वह बालक की सृजनात्मकता से संबंधित है। इस पूर्व बाल्यावस्था में बालक अनुकरण तो द्वारा सीखता है, लेकिन ये सृजनात्मकता है वो किसके द्वारा विकसित होती है? जिज्ञासा के कारण। और इसी जिज्ञासा के कारण बालकों में निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति आ जाती है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति। तो निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति है वो कौन सी अवस्था में आती है? बाल्यावस्था में। और इसके कारण अक्सर विद्यालय से भाग जाना, विद्यालय से भागना, यह प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में विकसित होती है? पूर्व बाल्यावस्था में। विद्यालय से भागने का संबंध किससे है? तो जिज्ञासावश। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए बालक है वो विद्यालय से भाग जाता है। अगली बात करें, बहुत सारे कोटेशन है इससे संबंधित। शेषवावस्था में आपको एक चीज याद रखनी है, खिलौनों की आयु है। अब बाल्यावस्था में आते हैं तो पश्च बाल्यावस्था परिपाक काल, और परिपाक काल का मतलब होता है परिपक्वता आने लगती है, बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। लेकिन ये सही परिपक्वता नहीं होती है, झूठी परिपक्वता होती है, या इसी को बोला जाता है मिथ्या परिपक्वता। मिथ्या अर्थात आभासी परिपक्वता,
इसीलिए इसको कहा है मिथ्या परिपक्वता का काल। अब मिथ्या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था का है, लेकिन विशेष रूप से पूछ ले तो फिर कौन सा काल है? पश्च बाल्यावस्था। और ये मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा था? रॉस ने कहा था। ये बिल्कुल याद रखना है आपको। अब इससे संबंधित कितने कोटेशन है? पूरी बाल्यावस्था, तो फ्रायड ने 2 कोटेशन दिए थे। बालक का निर्माणकाली काल, बालक का निर्माणकाली काल, निर्माणकारी काल, इसी को बोला था। और इसी के साथ निर्माणकारी काल का मतलब हो गया किसका निर्माण होता है? व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो व्यक्तित्व का निर्माण कौन सी अवस्था में शुरू होता है? तो व्यक्तित्व का निर्माण है वो कौन सी अवस्था में शुरू होता है? बाल्यावस्था में। और ये दोनों ही कोटेशन है वो किसके संबंधित है? फ्रायड ने। बालक का निर्माणकारी काल है और अनोखा काल अलग है, वो पहले पढ़ चुके हैं। बालक का निर्माणकारी काल अर्थात व्यक्तित्व का निर्माण बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है। इसी को जीवन का अनोखा काल कहा गया है। जीवन का अनोखा काल, देखो ये जीवन का अनोखा काल। और ऐसी की ऐसी एक परिभाषा या कोटेशन आएगा आपका इसी मनोवैज्ञानिक से संबंधित जो इसने ही दिया था। जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? तो जीवन का अनोखा काल कहा था कॉल एवं ब्रूश के अनुसार। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, किसके अनुसार? बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है तो कॉल एवं ब्रूश के अनुसार। और यह प्रारंभिक विद्यालय की आयु है, क्योंकि बालक है वह यहाँ स्कूल जाना प्रारंभ करता है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु। अब विद्यालय बच्चे को कब भेजना चाहिए? तो आप कलेक्टर बनाने के लिए उसको 3 साल में ही भेज दे तो वो अलग बात है, आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा है। लेकिन 5 या 6 वर्ष के बाद ही बालक विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु के साथ साथ दूसरा कह सकते हैं औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ इसी अवस्था से होता है, क्योंकि बालक जब छोटा होता है तो अपने परिवार में सीखता है, परिवार से सीखता है, कोई सिलेबस नहीं होता, इसलिए अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ कौन सी अवस्था कहलाती है? बाल्यावस्था कहलाती है। अब बालक यहाँ सामाजिक होता है कि नहीं होता है? तो शेषवावस्था में बालक असामाजिक होता है, लेकिन जैसे जैसे उत्तर शेषवावस्था आती है सामाजिकरण का प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ। जबकि सामाजिक गुणों का विकास कौन सी अवस्था में होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। सामाजिक गुणों का विकास, जब सामाजिक गुणों के विकास की बात करें तो सामाजिक गुणों का विकास कौन सी अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में होता है। लेकिन इस समय बालक सामाजिकरण तो करता है, लेकिन एक पॉइंट याद रखना है, बालक उन भावनाओं का दमन करता है, बालक उन भावनाओं का दमन करता है जिसे उसके माता पिता पसंद नहीं करते, माता पिता पसंद नहीं करते। अर्थात आप किससे दोस्ती कर रहे हैं? आपके माता पिता का उस पर कंट्रोल होता है कि उस बच्चे के साथ मत रहे, वो बिगड़ जाएगा, गालियाँ देना सीख जाएगा, डफोड़ हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा। अर्थात आपको फिर उस बच्चे से दोस्ती तोड़नी पड़ती है। तब आपके दिमाग में द्वंद्व आ जाएगा कि मैं किससे दोस्ती करूं, किससे नहीं करूं। इसीलिए यहाँ पे एक अवस्था का नाम दे दिया इसी के कारण, प्रतिद्वंदात्मक सामाजीकरण की अवस्था। प्रतिद्वंदात्मक सामाजीकरण की अवस्था। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इससे दोस्ती करें कि इससे नहीं करें, क्योंकि आप सिलेक्टिव होते हैं अपने माता पिता के जो विचारों से। प्रतिद्वंदात्मक सामाजीकरण की अवस्था इसी को कहा गया है। और ये कोटेशन किसका है ये भी पूछा गया है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजीकरण की अवस्था कहा था E.L. किलपैट्रिक, थॉर्नडाइक नहीं है ना, E.L. आते, E.L. किलपैट्रिक। अब इसका नाम एडवर्ड ली किलपैट्रिक नहीं है, ये भी ध्यान रखें। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजीकरण की अवस्था कहा है? तो किसने कहा था? E.L. किलपैट्रिक ने। सामाजिक गुणों का विकास तो होता है, अब धीरे धीरे इस बालक में इसके कारण संवेगात्मक नियंत्रण भी आ जाता है। बाल्यावस्था में अपने संवेगों पर नियंत्रण करना भी सीख लेता है।
और संवेगात्मक स्थिरता भी धीरे धीरे आने लगती है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। और जैसे जैसे संवेगात्मक नियंत्रण और स्थिरता आती है, यह बालक अच्छे बुरे में अंतर करना सीख लेता है। अच्छे बुरे में कौन सी चीज़ उसके लिए अच्छी है, कौन सी खराब है, उसमें अंतर करना सीख लेता है। अंतर करना, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, इससे जुड़े हुए 3 कोटेशन है बाल्यावस्था से, वो ध्यान रखें। अच्छे बुरे में अंतर करना सीख लेता है, इसका मतलब उसमें क्या आ गई? नैतिकता का विकास प्रारंभ हो गया। नैतिकता का विकास। क्योंकि शेषवावस्था में बालक कैसा होता है? अनैतिक होता है। यहाँ नैतिकता का विकास आ गया। नैतिकता का विकास आ गया, अच्छे बुरे में अंतर करना सीख लिया, इसलिए इसको बोलते हैं विधायिकता की प्रवृत्ति। विधायिकता की प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में आती है? बाल्यावस्था में ही आती है। लेकिन इसी अवस्था में दुराग्रह और उपद्रव की प्रवृत्ति भी आ जाती है। जैसे जैसे सामाजिकता प्रारंभ होती है, इसमें दुराग्रह की भावना भी आ जाती है और दुराग्रह के साथ साथ उपद्रव की भावना भी आ जाती है, अर्थात कुछ बुरे गुण भी इसमें स्टार्ट हो जाते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कौन सी अवस्था में 2 बुरे गुण हैं वह प्रारंभ होते हैं। तो बाल्यावस्था में ही बालक चोरी करना और दूसरा है झूठ बोलना। चोरी करना और झूठ बोलने की आदतों का विकास कौन सी अवस्था में होता है? तो यह बाल्यावस्था में होता है। तो अच्छे बुरे में अंतर करना वह सीख लेता है, लेकिन इसके साथ साथ दुराग्रह और उपद्रव के गुण हैं वह भी साथ साथ में आने लगते हैं। इस अवस्था से संबंधित है, इसे कहा गया है खेल की आयु। देखो, खिलौनों की आयु शेषवावस्था है, लेकिन खेल की आयु है वह कौन सी है? बाल्यावस्था है। खेल की आयु का मतलब हो गया ये दूसरे बच्चों के साथ खेल खेलना प्रारंभ करता है, यानी कि दल बना के। तो इसीलिए इसको कहा गया है दल की आयु भी कहा गया है। दल की आयु, छोटे छोटे बच्चों की गैंग आपने देखी होगी, साइकिलें चलाते हैं, मतलब कोई न कोई ग्रुप होता है, उनके साथ ये सारे काम करते हैं। तो इसे दल की आयु कहा गया है और इसे गैंग एज ये भी कहा जाता है, या एज ऑफ गैंग भी कहते हैं, इसे गैंग एज कहा गया है। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति शेषवावस्था में ज़्यादा होती है, तो बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति में क्या आ जाती है? न्यूनता। सबसे कम काम प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में होती है। तो काम प्रवृत्तियों में न्यूनता आ जाती है और इसी अवस्था में व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो बालक में रुचि और रुचि के साथ साथ है अभिरुचियों का निर्माण। बालक की रुचियों और अभिरुचियों का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है? तो यह कौन सी अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में ही होता है। देखिए, इसके शिक्षा के स्वरूप सचित्र पुस्तक है। ये जब हम अलग अलग विकास की बात करेंगे, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, मनोसामाजिक विकास, नैतिक विकास, अभी बहुत सारा पढ़ना है। लेकिन ये बेसिक इन अवस्थाओं के क्या क्या नाम दिए गए थे ये आपको याद रखना है। तो यह जितने भी बात थी वह बाल्यावस्था से संबंधित थी। अब आती है किशोरावस्था, तीसरी अवस्था किशोरावस्था। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एक नाम है एडोलसेंस। एडोलसेंस। और ये एडोलसेंस नाम से एक पुस्तक भी लिखी थी स्टैनली हॉल ने। एडोलसेंस शब्द बना है एडोलसियर से, एडोलसियर। और ये एडोलसियर शब्द है वह कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है एडोलसियर। और इस एडोलसियर का मतलब क्या होता है? तो एडोलसियर का मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। परिपक्वता की ओर बढ़ना, अर्थात एक बालक के जब परिपक्वता की ओर बढ़ता है तो इसी को एडोलसियर कहा गया है। और इसी एडोलसियर से अंग्रेजी का शब्द बना एडोलसेंस, और इसी एडोलसेंस का हिंदी अनुवाद होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या होती है, कितने भागों में बांटी गई है? तो इसका वर्गीकरण 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो है 12 से 16 वर्ष, और 12 से 16 वर्ष के बाद आती है 17 से 19 वर्ष। ठीक है,
क्योंकि किशोरावस्था है वो 12 से 18 या 19 वर्ष तक चलती है। इसी को बोला गया है पूर्व किशोरावस्था और इसी को बोला गया है पश्च किशोरावस्था। दोनों ही हैं, वैसे इतना डिवीज़न याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पूर्व किशोरावस्था, पश्च किशोरावस्था। अब किशोरावस्था में विकास कैसे होता है? विकास कैसे होता है? तो इस विकास को समझाने के लिए दो सिद्धांत है, शॉर्ट, ठीक है। एक मनोवैज्ञानिक ने तो कहा कि एक विकास है किशोरावस्था में, वह बहुत त्वरित होता है या आकस्मिक होता है। इसी को बोला गया त्वरित विकास का सिद्धांत। ये किशोरावस्था का ही सिद्धांत है, ठीक है। त्वरित विकास का सिद्धांत, त्वरित विकास का सिद्धांत। और दूसरा इन्होंने कहा कि विकास त्वरित नहीं होता, विकास कैसे होता है? क्रमिक होता है। तो इसका नाम बन गया क्रमिक विकास का सिद्धांत। तो ये दो हो गए। किशोरावस्था में विकास संबंधी कितने सिद्धांत हैं? दो सिद्धांत हैं, एक त्वरित विकास का सिद्धांत है और एक क्रमिक विकास का सिद्धांत है। त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया? वही जिसने ठेका ले रखा था, स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने इस सिद्धांत को दिया था। और क्रमिक विकास का सिद्धांत देने वाले थे थॉर्नडाइक और होलिंगवर्थ। थॉर्नडाइक के साथ दूसरा नाम आता है होलिंगवर्थ। इन दोनों ने क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया था। त्वरित का मतलब होता है विकास अकस्मात होता है, अर्थात किशोरावस्था फटाफट आ जाती है एक दो दिन में, ऐसा संभव नहीं है। ये कहते हैं कि विकास जो किशोरावस्था में होता है वो क्रमानुसार होता है, अर्थात बाल्यावस्था से ही किशोरावस्था के गुण प्रकट होने लगते हैं। तो क्रमानुसार ही किशोरावस्था आती है। लेकिन स्टैनली हॉल ने कहा कि किशोरावस्था बहुत तेज गति से आती है कि आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि आप कब किशोर बन गए। तो ये दोनों ही सिद्धांत हैं, आपको नाम याद रखने हैं। त्वरित विकास का सिद्धांत स्टैनली हॉल ने दिया था, क्रमिक विकास का सिद्धांत थॉर्नडाइक के साथ दूसरा नाम ये याद रखना है, वह कौन सा है? होलिंगवर्थ का सिद्धांत है। अब इससे जुड़े हुए, किशोरावस्था से जुड़े हुए कितने कोटेशन हैं आपको ज़रूर याद रखने हैं। तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था। तनाव के साथ है तूफान और तूफान के साथ ही है संघर्ष। तनाव की अवस्था, तूफान की अवस्था, संघर्ष की अवस्था, जितने भी खतरनाक नाम हैं वो इसी अवस्था से हैं। तो तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था, ये कहने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये कहने वाला व्यक्ति था स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल भी कह सकते हैं, ठीक है। स्टैनली हॉल ने कहा था जीवन का सबसे कठिन काल। देखो, जीवन का अनोखा काल और जीवन का सबसे कठिन काल, अनोखा कहने वाला और कठिन कहने वाला, लेकिन दोनों ही अलग अलग अवस्थाओं के लिए। जीवन का सबसे कठिन काल किसे माना है? किशोरावस्था को। और ये कहने वाला व्यक्ति कौन था? किलपैट्रिक। तो किलपैट्रिक ने एक अवस्था के लिए अनोखा काल कहा और एक अवस्था के लिए सबसे कठिन काल कहा, और कहा था किशोरावस्था, तीसरा कोटेशन है, इस पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। किशोरावस्था शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है। अब ये कथन है वह 3 जनों ने कहा था और नाम एक का ही आता है, वह है रॉस के अनुसार। यही सही है, रॉस ने ही कहा था, ठीक है ना। किशोरावस्था है वह शेषवावस्था की पुनरावृत्ति। किसके आधार पर? तो 2 आधार थे, एक तो थी काम प्रवृत्ति और दूसरा है संवेगात्मक अस्थिरता। ये दोनों ही गुण हैं वह शेषवावस्था में भी पाए जाते हैं और यही दोनों गुण हैं वो बाल्यावस्था में कम हो जाते हैं। बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति सबसे न्यून होती है, संवेगात्मक स्थिरता आ जाती है, लेकिन पुनः किशोर होते ही काम प्रवृत्ति पुनः प्रकट होती है। शेषवावस्था और किशोरावस्था की काम प्रवृत्ति में बहुत अंतर होता है और संवेगात्मक अस्थिरता पुनः किशोरावस्था में आ जाती है। तो ये कथन रॉस का है, बिल्कुल याद रखें। अब देखें किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती है, कौन कौन सी विशेषताएं किशोरावस्था में होती है। इन विशेषताओं को समस्याएं भी कह सकते हैं, ठीक है। पहले तो बात करेंगे, इस अवस्था में आते आते मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है, इसलिए कौन सा चिंतन प्रारंभ कर देता है बालक?
अमूर्त चिंतन का प्रारंभ इसी अवस्था में होता है। और इसी के साथ साथ दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तार्किक चिंतन का प्रारंभ। अमूर्त चिंतन और तार्किक चिंतन का प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पे अमूर्त चिंतन आ गया, इसका मतलब बालक किसके द्वारा सीखता है? सूझ द्वारा सीखता है। पहले अनुकरण द्वारा, अब सूझ द्वारा अधिगम यहाँ पे होता है। ठीक है, सर्वाधिक बाल्यावस्था में भी होता है, बाल्यावस्था में भी अनुकरण द्वारा सीखता है, बाल्यावस्था दोनों का मिश्रित रूप है। अमूर्त चिंतन का प्रारंभ, तार्किक चिंतन का प्रारंभ किशोरावस्था की। अब है दल की आयु, और यहाँ पे आ गया दल भक्ति की आयु। मतलब अपने समूह के प्रति आस्था रहती है, वहाँ पे दल होता है, लेकिन यहाँ दल के प्रति भक्ति भी होती है। जैसे कि छोटे बच्चे का दल है, कहीं आम तोड़ने के, वहाँ पे मान लीजिए वो रखवाली करने वाला आ गया, चौकीदार, एक बच्चे को थप्पड़ पड़ी तो सारे भाग जाते हैं। यहाँ पे किशोरावस्था में आप विरोध करेंगे, यानी कि अपने दल के सदस्य हैं उनके प्रति आपकी भक्ति होगी, तो दल भक्ति की आयु किशोरावस्था होती है। और इसी को बोला गया है उलझन। उलझन के साथ साथ दूसरा है अटपटी अवस्था, जीवन की उलझन की अवस्था, और इसी को बोला गया जीवन की अटपटी अवस्था भी बोला गया है। और उलझन की अवस्था अर्थात ये हो गया समस्याओं की अवस्था। बहुत सारी समस्याएं आपके आती जाएंगी, समस्याएं या समस्याओं की अवस्था इसे कहा गया है। इस अवस्था में बालक है वह स्वयं के जीवन दर्शन का निर्माण करता है, स्वयं के जीवन दर्शन का निर्माण करता है। और इसी के साथ उसमें एक और आ जाता है हीरो वर्शिप, जिसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में मुझे याद नहीं है, मतलब वह अपने जो आदर्श का निर्माण करता है, आदर्श का निर्माण वह इसी अवस्था में करता है। आप किसी न किसी की नकल करना प्रारंभ कर देंगे इस अवस्था में। यह जीवन का स्वर्णकाल भी कहा गया है, कुछ अच्छे शब्द ये भी है स्वर्णकाल। इसे जीवन की बसंत ऋतु भी कहा गया है, और इसे गोल्डन एज और एज ऑफ प्यूबर्टी भी कहा गया है, एज ऑफ प्यूबर्टी। तो ये भी इससे संबंधित हैं। यहाँ पे सामाजिकता पूर्ण हो जाती है, इसलिए अब आती है सामाजिक स्वीकृति की अवस्था। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था मतलब उसने जो किया वो सही है, अगर ये नहीं मिलती तो फिर कौन सी भावना आ जाती है? विद्रोह की भावना। आप अपने माता पिता को कहेंगे आप चुपचाप बेटी आप क्या जानते हैं, मेरे में अक्ल आ गई है, तो यही कहलाती है विद्रोह की भावना। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था यही है, अगर ये स्वीकृति की अवस्था या स्वीकृति नहीं मिलती तो आप में विद्रोह की भावना आ जाएगी। इसी अवस्था में विषम लिंगीय प्रेम का विकास होता है, विषम लिंगीय प्रेम। और इसी के कारण बच्चा रविवार को भी स्कूल जाता है। छोटे बच्चे तो रविवार से डरते हैं, लेकिन जैसे ही किशोरावस्था में आगे रविवार क्यों आता है, ऐसा होता है। विषम लिंगीय प्रेम के साथ साथ प्रबल दबाव व तनाव की अवस्था। यहाँ पे प्रबल दबाव आ जाएगा आपके मस्तिष्क में, और प्रबल दबाव के साथ आ जाएगा तनाव। तो दोनों की आगे सबसे ज़्यादा संवेगात्मक परिवर्तन यही होते हैं। तो संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था भी यही है, और संवेगात्मक परिवर्तन के साथ साथ संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था भी यही कहलाती है। तो ये हो गए किशोरावस्था के प्रमुख प्रमुख लक्षण। अब आज जितना पढ़े उसका सारांश क्या है, इसमें से एक आध प्रश्न आपका पूछा जाएगा। समरी, यहाँ समरी से मतलब है कि कुछ क्या क्या पॉइंट पूछे गए हैं, उन पॉइंट्स पे आपको याद रखना है। सबसे पहला है पठार, या दूसरा है विश्राम की अवस्था। पठार या विश्राम की अवस्था। अब आयु याद रखनी है आपको यहाँ पे, ठीक है। पठार एवं विश्राम की अवस्था कितने दिन तक रहती है? तो यह कहलाती है जन्म से। जन्म से 10 या 14 दिन। इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये, सबसे ज़्यादा 2 बार पूछा गया है। पठार या विश्राम की अवस्था जन्म से 10 या 14 दिन तक रहती है। नवजात अवस्था यानी कि नवजात शिशु किसे बोलेंगे?
और इसको नवजात शिशु नहीं पूछा गया था, इसको नियोनेट के नाम से पूछा गया था। नियोनेट अवस्था कब तक होती है? तो जन्म से 14 दिन, जन्म से 14 दिन की अवस्था है, उसी को नियोनेट अवस्था बोला था। ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की अवस्था, ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की अवस्था, ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक। और रूसो ने कहा था कि ज्ञानेंद्रिया प्रथम गुरु होती है, ठीक है ना। तो जन्म से 2 वर्ष तक ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की अवस्था है। यहाँ पे बालक स्वार्थी एवं स्वकेंद्रित या आत्मकेंद्रित अवस्था, स्वार्थी व आत्मकेंद्रितता की अवस्था। तो स्वार्थी एवं आत्मकेंद्रितता कब तक रहती है? तो स्वार्थी एवं आत्मकेंद्रितता है वह भी जन्म से कितने वर्ष तक रहती है? 2 वर्ष तक। अब ये 4 अवस्थाएं पड़ी। चारों अवस्थाओं की जो प्रारंभ काल है या चारों अवस्थाओं का प्रारंभ है वो कहाँ से होता है? जन्म से होता है। इसलिए आपको बिल्कुल याद रखना है। खिलौनों की आयु पूछा जाता है अक्सर, खिलौनों की आयु, खिलौनों की आयु तो शेषवावस्था है, खेल की आयु बाल्यावस्था है, लेकिन खिलौनों की आयु का एग्जैक्ट प्रश्न पूछा जाए तो ये होती है 2.5 वर्ष से। बिल्कुल याद रखना है, ये प्रश्न भी पूछा गया है, इसलिए कुछ पॉइंट है उन्होंने कलेक्ट किए हैं। 2.5 वर्ष से 5 वर्ष। और अगर अवस्था पूछा जाए, शेषवावस्था भी दे दी जाए, उत्तर शेषवावस्था भी दे दी जाए, पूर्व बाल्यावस्था भी दे दी जाए, अब उसमें से कौन सा चुनना? तो आरपीएससी मानती है पूर्व बाल्यावस्था, मतलब पूर्व बाल्यावस्था तक का काल है वह सबसे ज़्यादा खिलौनों की आयु कहलाता है। अगला आता है विवेचना रहित विचार अवस्था, ये भी पूछा गया है। विवेचना रहित विचार की अवस्था, तो विवेचना रहित विचार की अवस्था है वह 2 से 7 वर्ष होती है। फिर जीन पियाजे की अवस्थाएं आ जाती है, जैसे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये जो जितना भी है वो आपको याद रखना है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, अनुकरण द्वारा सीखना तो शेषवावस्था में भी होता है, बाल्यावस्था में, लेकिन एज पूछ ली जाए तो 2 से कितने वर्ष तक होता है? 7 वर्ष। तो ये आपको दोनों पॉइंट बिल्कुल याद रखने हैं। विवेचना रहित विचार और अनुकरण द्वारा सीखना है वह कौन सी अवस्था में होता है? 2 से 7 वर्ष। एक पूछा गया है नकारात्मक अवस्था, ये भी पूछा गया है नकारात्मक अवस्था। तो एक बालक की नकारात्मक अवस्था कब तक रहेगी? तो 11 से 13 वर्ष। 11 से 13 वर्ष की अवस्था है वो नकारात्मक अवस्था कहलाती है। और हरलोक का, और यहाँ पे एक बात करेंगे, हरलोक ने भी इस अवस्था को कुछ नाम दिया था जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। वयः संधि अवस्था, वयः संधि अवस्था, इसी को ओवरलैपिंग भी बोला जाता है और प्यूबर्टी भी बोला जाता है। यह अवस्था कब तक होती है? तो यह 11-12 वर्ष से प्रारंभ होती है और 11-12 वर्ष से लगाकर ये 13 से 16 वर्ष होती है। हरलोक ने भी बताया था। हरलोक के अनुसार आप जानते होंगे क्या कहा गया था। तो हरलोक ने इसके लिए अलग वाक्य यूज़ किया था। हरलोक ने कहा था 11 से 17 वर्ष, लेकिन अगर प्रश्न इस तरीके से पूछा जाए तो यह होती है 11 से 16 वर्ष, 11-12 से 13 से 16 वर्ष। तो ये वह संधि अवस्था हो गई। तो आज का टॉपिक विभिन्न अवस्थाएं थी, उनकी विशेषताएं पढ़ी। कल से हम पढ़ेंगे हर अवस्था में शारीरिक विकास, फिर हर अवस्था में मानसिक विकास, हर अवस्था में नैतिक विकास, हर अवस्था में सामाजिक विकास, हर अवस्था में मनोसामाजिक विकास, हर अवस्था में संवेगात्मक विकास। चैप्टर बड़ा है, बिल्कुल आपको 5 क्लासें और पढ़नी पड़ेंगी। धन्यवाद। कीप स्माइलिंग।